हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी खुश और ऊर्जावान होंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी समरी और हम लोगों ने इस समरी में 2 क्लास अटेंड कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा क्लास है और आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ गवर्नमेंट, सरकार क्या है। तो पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने 6th क्लास की एनसीईआरटी किताब सामाजिक और राजनीतिक जीवन को पढ़ रहे हैं। तो जो 2 क्लासों में हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा वो इस प्रकार है। ऊपर से देखेंगे डाइवर्सिटी विविधता, फ्रेटर्निटी भाईचारा, अपॉर्चुनिटी अवसर, इनइक्वालिटी गैर बराबरी, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, प्रेजुडिस पूर्वाग्रह, स्टीरियोटाइप्स रूढ़िबद्ध धारणाएं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी विविधता में एकता। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट। उसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज गवर्नमेंट, वर्क ऑफ गवर्नमेंट, लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लॉ एंड द गवर्नमेंट, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ह्यूमन सफराज मूवमेंट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ओपिनियन ऑफ गांधी जी इन यंग इंडिया 1931। सरकार का जिक्र हम लोग कई बार सुनते हैं, अपने सामान्य दिनचर्या में भी सरकार की बातें कई बार होती है। तो हम लोगों के मन में ऐसा बात आता है कि सरकार क्या है, सरकार क्यों जरूरी है, सरकार का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण योगदान है, क्या भूमिका है, सरकार निर्णय कैसे लेती है, सरकार काम कैसे करती है। तो जब इन सब बातों का आप सोचेंगे तो पता चलेगा कि सरकार बहुत ही जरूरी चीज़ है और हर राष्ट्र में, हर राज्यों में, हर देश में एक सरकार होती है जो उसके यहाँ नीति निर्माण का कार्य करती है, उसे उसका क्रियान्वयन का काम करती है। मतलब रूल को बनाने का काम करती है, कानून को बनाती भी है और उस कानून को लागू भी करवाती है। तो ये दोनों काम सरकार का होता है। तो किसी राज्य के अंदर, किसी देश के अंदर कानून बनाना और उस कानून को लागू करवाना ये सरकार का मूल काम होता है, मुख्य काम होता है। तो आज जब हम लोग ये पढ़ना शुरू करते हैं कि सरकार क्या है, तो सरकार हर देश में उस संस्था को संचालित करने का एक एजेंसी है, एक प्रक्रिया है, एक बॉडी है जो वहाँ पे उस राष्ट्र में, उस राज्य में, उस देश में कानून बनाने का काम करती है और कानून को लागू करवाने का काम करती है। अब बात यह है कि वर्क ऑफ गवर्नमेंट, सरकार क्या काम करती है। तो आप देखेंगे कि सरकार के पास बहुत सारे काम है। अब बहुत सारे काम कौन कौन से हैं, तो आप जब आपके को पढ़ाई करना है तो पढ़ाई के लिए भी सरकार को स्कूल बनाना है, कॉलेजेस बनाने हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं। समाज के अंदर आपको कहीं बहुत सारे गरीब समुदाय के लोग हैं, उसको गरीबी से मुक्त करने के लिए उसको एक स्वस्थ और सामान्य जीवन यापन के लिए तैयार करने के लिए की जिम्मेदारी सरकार की होती है। जब किसी चीज़ों का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके दामों को घटाना, जैसे किसी कोई आवश्यक वस्तु की कीमत मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके दाम को घटाना, कम करवाना सरकार की जिम्मेदारी है कि आवश्यक वस्तु जो है वो एक सामान्य कीमत पर लोगों को मिले जिससे कि सब कोई उसको खरीद पाए। आपको कहीं यात्रा करना है तो आप रेल से जाएंगे, आप हवाई जहाज़ से जाएंगे, तो ये सारा बंदोबस्त सरकार को ही करनी होती है। रेल को संचालित करवाने का काम करती है, वायुयान को संचालित करने का काम करती है। उसके बाद आप देखेंगे कि रोड सड़क आपको चाहिए तो रोड सड़क का निर्माण भी सरकार ही करती है। तो बहुत सारे कार्य हैं जो सरकार करती है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे जब राष्ट्र की सीमा की बात होती है तो सीमा की को सुरक्षा देने का काम सरकार करती है। दूसरे देशों के साथ एक मधुर संबंध बना के रखने के लिए का काम सरकार करती है। तो सरकार के पास बहुत सारे कार्य हैं। तो इन सभी कार्यों को सरकार अपने अलग अलग तरीके से करती है। अब सरकार की भी अलग अलग एक सरकार एक मेन बॉडी है, उसके अंदर फिर कई पार्ट हैं, तो सब पार्ट अपने अपने तरीके से फिर काम को करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो सरकार जो काम करती है उस काम करने के लिए सरकार अपने आप को कई लेवल में बांटते हैं। तो वो जो लेवल है वो 3 तरह के लेवल है। 3 लेवल में सरकार ने अपने आप को बांटा हुआ है। भारत के अंदर अभी जो हम बात कर रहे हैं मुख्य रूप से भारत के सरकार की कर रहे हैं, बाकी के सरकार की भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग भारत के सरकार की बात कर रहे हैं। तो भारत के अंदर जो सरकार है वो 3 लेवल पे सरकार काम करती है। अब ये 3 लेवल कौन सा है, आइए देखते हैं। सरकार का 3 लेवल है। एक तो हो गया स्थानीय लेवल, स्थानीय स्तर पर काम करती है, इसको बोलते हैं लोकल लेवल। दूसरा है राज्य स्तर पर काम करती है, उसको बोलते हैं स्टेट लेवल। और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, उसको बोलते हैं नेशनल लेवल। तो सरकार 3 लेवल पे काम करती है, स्थानीय लेवल पे, राज्य स्तर पे और
नेशनल स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल लेवल पे, तो आप देखेंगे कि जब छोटी छोटी समस्या होती है जो कि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनसे उनसे संबंधित है, तो ऐसी समस्याओं के लिए लोकल गवर्नेंस होती है जो वहाँ पे काम करती है। जैसे ग्राम प्रधान हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, तो वहाँ के प्रधान, मुखिया, सरपंच, जिस भी नामों से अलग अलग राज्यों में जाना जाता है, तो वे लोग वहाँ की समस्याओं को देखते हैं, वहाँ पे कार्य करवाते हैं। इसको बोलते हैं लोकल गवर्नेंस, स्थानीय सरकार। उससे ऊपर जाएंगे तो राज्य की अपनी एक सरकार होती है जिसे राज्य सरकार बोलते हैं। राज्य के अंदर जो कुछ महत्वपूर्ण काम होता है उसके ऊपर कार्य करने का काम राज्य सरकार करती है। जब राष्ट्र के लेवल की बात होती है, देश के लेवल की बात होती है, तो उस पर काम करने का काम नेशनल लेवल की सरकार करती है। हम संविधान में आगे जाकर 7 शेड्यूल को पढ़ेंगे तो इसको और बेहतर तरीके से जिक्र करेंगे जब 7 शेड्यूल की बात करेंगे, और उसमें हम यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट की बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कार्यों का बंटवारा कैसे होता है अलग अलग राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को और स्थानीय सरकार को। तो सरकार के 3 लेवल हैं, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर, लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। इन 3 लेवल पे सरकार सामान्यतः काम को संचालित करवाती है। अब हमको पढ़ना है लॉ एंड द गवर्नमेंट, लॉ और मतलब कानून और सरकार। तो आप देखेंगे कि सरकार का काम सिर्फ कानून बनाना नहीं है, कानून को लागू करवाना भी सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। तो सरकार का 2 काम है, एक तो कानून बनाना और उस कानून को लागू करवाना। आप देखेंगे जैसे एक सामान्य सा रूल होता है कि प्रत्येक लोगों को जब भी कभी ड्राइविंग पे जाना है, गाड़ी चलाना है, तो उसके लिए एक लाइसेंस होता है। लाइसेंस उसको रखना है पास में, तभी गाड़ी चला सकता है। लाइसेंस जब तक बना नहीं है तब तक वो चला नहीं सकता है। लेकिन अगर कोई बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाए तो कानून को तोड़ना हुआ, और ऐसे केस में उसको जेल की सज़ा हो सकती है या जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो ये जो जुर्माना भरना, जेल में देना, उस चीज़ों के लिए दंड देना, क्योंकि कई बार दंड देना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि बिना दंड के, डर के लोग कानून को मानने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। तो सरकार को कानून बनाना, उस कानून को मानने के लिए लोगों को बाध्य करना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसलिए कानून बनाना जरूरी होता है। उस कानून को नहीं मानने वाले लोगों के लिए जुर्माना या दंड देना भी आवश्यक होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ गवर्नमेंट। जब हम गवर्नमेंट की टाइप की बात करते हैं तो सामान्यतः 2 तरह की सरकारों की बात ज़्यादा की जाती है। एक तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जो हमारे देश में भी है। लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता ही सरकार का ही सरकार होता है, क्योंकि जनता से ही लोग चुन के सरकार में जाते हैं। जनता अपने बीच से ही किसी व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के तौर पे चुनती है, फिर वो प्रतिनिधि जाके सरकार बनाता है और जनता के लिए काम करता है। तो ऐसा मतलब व्यवस्था जिसमें जनता के बीच का ही आदमी सरकार में बैठा हो, जनता ने जिसको चुना हो, जनता के वोट से सरकार में बैठा हो, तो ऐसे व्यवस्था को लोकतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र के बारे में अब्राहम लिंकन साहब ने एक डेफिनेशन बहुत ही सरल भाषा में दिया था। ऐसे लोकतंत्र के लिए बहुत सारे डेफिनेशन है। बहुत सारे लोगों को ये सब भ्रम होता है कि एक ही डेफिनेशन है। लोकतंत्र के लिए बहुत सारे डेफिनेशन है। उसमें अब्राहम लिंकन साहब का जो डेफिनेशन काफ़ी छोटा है और बहुत ही सरल भाषा में है, जो लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ सकता है, आ भी जाता है। इसलिए ये चीज़ों को ज़्यादा जिक्र किया जाता है, क्योंकि बाकी जो परिभाषा है थोड़ा सा लेंदी है, समझना थोड़ा सा आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अब्राहम लिंकन साहब जो लोकतंत्र के बारे में उन्होंने कहा कि जो शासन जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए चलाया जाए, वो लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में होता क्या है कि शासन व्यवस्था की बागडोर जनता के हाथों में होती है। जनता ही अपने सरकार को चुनती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है, जो सरकार बनाती है और जनता के लिए काम करती है। दूसरी एक, अब लोकतंत्र में फिर एक और बात आपको जानना जरूरी है कि लोकतंत्र में जो भी सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायी है। जनता को जब भी जनता को किसी चीज़ों को लेकर के संदेह होता है सरकार के ऊपर, तो सरकार को बातें क्लियर करनी पड़ेगी कि जनता जो भी सवाल पूछती है उसके लिए गवर्नमेंट आंसरेबल है, उसको उस सवाल का उत्तर देना जरूरी होता है, क्योंकि जनता ने उसे चुना हुआ है। तो जनता, सरकार जो लोकतंत्र का सरकार हो, जनता के प्रति जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है, जनता उससे सवाल पूछ सकती है। दूसरा शासन व्यवस्था होता है राजतंत्र, मोनार्की। तो जब आप मोनार्की की बात करेंगे तो आप पाएंगे कि मोनार्की एक राजतंत्र व्यवस्था में क्या होता था कि राजा ही शासन सरकार का प्रधान होता था, और राजा के द्वारा लिया गया हर निर्णय सबको मानने के लिए बाध्य किया जाता था, और उस निर्णय के लिए जनता राजा से सवाल नहीं पूछ सकती थी कि आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया, ऐसा कानून क्यों बना रहे हैं, और इस कानून से लोगों को क्या फायदा है, ये पूछने का अधिकार जनता को नहीं था। उस शासन व्यवस्था को राजतंत्र कहते थे। उस राजा के साथ एक सलाहकार बोर्ड होती थी, बहुत छोटी सी कमेटी होती थी, जिसके विचारों के आधार पर और कई बार राजा अपनी मनमर्जी के मुताबिक ही निर्णय लेते थे, और उस निर्णय को सभी वहाँ की प्रजा होती थी उसको मानना होता था। तो राजतंत्र और लोकतंत्र में यही एक बहुत बड़ा अंतर है कि राजतंत्र में राजा कौन बनेगा ये फिक्स है, लोकतंत्र में ऐसा फिक्स नहीं है। राजतंत्र में
राजा से सवाल नहीं पूछा जा सकता है, सरकार से सवाल नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछा जा सकता है, सरकार जनता के लिए आंसरेबल होती है। ये दो अंतर होता है। तो और ये दो प्रमुख शासन व्यवस्था थी। पहले कभी राजतंत्र हुआ करती थी, अभी मैक्सिमम देशों में लोकतंत्र ही लागू है और चल रही है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वीमेन सफराज मूवमेंट। वीमेन सफराज मूवमेंट महिला मताधिकार आंदोलन है ये। इसकी जब बात करेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध के समय में क्या हुआ कि ऐसे तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत ही नहीं किसी भी राज्यों में, राष्ट्रों में, इवन अमेरिका और इंग्लैंड में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय में ये जो इन लोगों का जो आंदोलन था कि महिलाओं को भी वोट मिलना चाहिए, महिलाओं के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था जिसे वीमेन सफराज मूवमेंट कहा जाता था। इस वीमेन सफराज मूवमेंट का जो जोर था प्रथम विश्व युद्ध के टाइम में थोड़ा सा इसने जोर पकड़ लिया और उसके बाद 1920 में, 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाती है और 1920 में अमेरिका में की महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला और 1928 में ब्रिटेन की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। और भारत में जैसे ही संविधान लागू हुआ तो यहाँ पे तो सबको अधिकार मिला। तो ये जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है वीमेन सफराज मूवमेंट, वीमेन सफराज मूवमेंट महिला मताधिकार आंदोलन से संबंधित है और ये प्रथम विश्व युद्ध के समय जोर पकड़ा था। इसको आपने समझ लिया। तो कई बार सफराज का मतलब मताधिकार होता है और ये जो फ्रेंचाइज है वो भी मताधिकारी है, लेकिन सफराज का भी कई बार यूज किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अभी आपने सरकार के 3 लेवल को पढ़ा, उसके बाद आपने पढ़ा टाइप ऑफ गवर्नमेंट में 2 तरह की सरकार, एक डेमोक्रेसी और आपने पढ़ा मोनार्की। ये 2 तरह की सरकार को आपने पढ़ा। इसके बाद आपने वीमेन सफराज मूवमेंट को पढ़ा। इसके बाद अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जब भारत के संविधान की निर्माण चल रही थी तो अंबेडकर साहब का मानना था कि कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन है, तो इसमें हर जनता को वोट देने का अधिकार हो, प्रत्येक जनता को अपनी सरकार चुनने के लिए वोट देने का राइट हो। इस बातों को लेकर कई सारे देशों में इनकी ज़बरदस्त आलोचना भी हुई कि लोग भारत की जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है 5-6% के आसपास है और ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब सबको वोट देने का राइट दे देंगे, ऐसा कैसे होगा, यहाँ की लोकतंत्र सफल नहीं हो सकती। लेकिन लोकतंत्र की जितनी बेहतर स्थिति आज पूरा राष्ट्र, पूरा दुनिया उससे अवगत है। तो अम्बेडकर साहब ने इस बातों पर जोर दिया कि अगर लोकतंत्र है और सभी जनता वोट नहीं दे तो वो लोकतंत्र एक अच्छी लोकतंत्र हो ही नहीं सकती है। तो इसीलिए सभी को हम वोट देने का अधिकार देंगे और उन्होंने ऐसा व्यवस्था संविधान में काफ़ी प्रयास करके करवाया भी। तो आज और संविधान लागू होने के साथ ही पूरे भारत के सभी वयस्क नागरिकों जिन्होंने 18 साल की उम्र को पूरा कर लिया, अपने बचपन की उम्र से बाहर निकल चुके हैं, एक नासमझी की उम्र से सामान्यतः बाहर हो गए हैं, तो बचपन से जब वयस्क हो जाते हैं तो हर वयस्क लोगों को भारत के अंदर वोट देने का अधिकार है। और एक व्यक्ति का मतलब एक वोट, चाहे वो आदमी पढ़ा लिखा हो, चाहे वो आदमी बहुत बड़ा प्रॉपर्टी वाला आदमी हो, चाहे आदमी बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल पावर रखता हो या बहुत बड़े पदों पे हो, उसके बावजूद भी उसका वोट देने का अधिकार एक ही है। चाहे आदमी किसी काम का भी नहीं हो, उसका भी वोट देने का अधिकार एक ही है। ये एक अच्छी बातें है कि भारत के अंदर सभी लोगों को एक जैसा माना गया, भारत के नागरिक के तौर पर सभी लोगों को बराबर महत्व दिया गया। तो अभी हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात कर ली है। उसके बाद ओपिनियन ऑफ गांधी जी की बात की गई। आपकी जो एनसीईआरटी की किताब 6 क्लास की है, चैप्टर 3 में जो बातें की गई है उसको मैं सीक्वेंस वाइज पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बातें उसमें छूटे नहीं, आपको हर चीज़ें समझ में आती जाए। तो गांधी जी यंग इंडिया एक पत्रिका संचालित होती, जर्नल था जो गांधी जी से संपादन करते थे। 1931 में गांधी जी उसमें लिखते हैं कि हम इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे
या नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए कि एक आदमी जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, वोट दे, और दूसरा आदमी जो समझदार नहीं है या किसी कारण से पढ़ लिख नहीं पाया, वो वोट नहीं दे। या फिर वो आदमी जो दिन भर पसीना बहा के मेहनत करता है और उसको वोट देने का अधिकार, अपनी सरकार चुनने का अधिकार नहीं मिले। वोट देने का मतलब है सरकार चुनने का अधिकार, इसको इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सिर्फ वोट देने का मतलब क्या, सिर्फ वोट देना नहीं होता है, मतलब सरकार चुनने का अधिकार होता है। तो गांधी जी उस किताब में इस बात का जिक्र किए थे कि भारत के नागरिकों को, प्रत्येक लोगों को जो वयस्क हो चुके हैं उनको मत देने का अधिकार होना चाहिए। यही बात अंबेडकर साहब भी संविधान के लिए कर रहे थे। तो गांधी जी यंग इंडिया में इस बात को थोड़ा विशेष तौर पे लिखे थे कि हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे या नहीं करना चाहिए कि भारत में किसी खास व्यक्ति को वोट देने का अधिकार हो और किसी खास व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं हो। तो भारत के अंदर आज सभी वयस्क लोगों को, जिन्होंने 18 साल की उम्र पूरा कर ली है, उसको वोट देने का अधिकार है। उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और इसी की बात कभी अम्बेडकर साहब करते थे, कभी गांधी जी करते थे। और आज हम लोगों ने पढ़ा सरकार क्या है, सरकार के कार्य, सरकार के स्तर, लॉ मतलब कानून और सरकार के प्रकार, महिला मताधिकार आंदोलन और वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, और गांधी जी के विचार यंग इंडिया में। यंग इंडिया को भी याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि यंग इंडिया पत्रिका के संपादक गांधी जी थे। तो आइए, आज का क्लास समाप्त हुआ। आज 26 जनवरी भी है। आज हमारा देश, हमारे लिए बहुत ही गौरव का बात है कि हमारा देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है, और बहुत ही अच्छे माहौल में, बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। और ये कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि हमारा लोकतंत्र दुनिया के सबसे महान लोकतंत्रों में से एक है। और इसी के साथ साथ आज बसंत पंचमी भी है। सरस्वती जी का पूजन पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। विद्यार्थी लोग बहुत ही धूमधाम से करते हैं। तो दोनों ही, एक राष्ट्रीय पर्व और दूसरा धार्मिक पर्व, दोनों ही पर्वों की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। फिर मिलते हैं जल्दी ही अगले क्लास में।